नमस्कार दोस्तों, टीसीआई की डिजिटल क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन। हम पी ब्लॉक में लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर रहे थे नाइट्रिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज का। यहाँ से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड के बारे में। एक और ऑक्सी एसिड जो हमें डिस्कस करना है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्सी एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला हमें पता है सल्फ्यूरिक एसिड का, फॉर्मूला H2SO4 है, जिसमें सल्फर प्लस 6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का जो तरीका वो सबसे पहले हम सीखेंगे, फिर इसके रासायनिक गुणधर्म की चर्चा होगी। पहले हम बात करते हैं जब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर जब ये बनाया जाता है तो उसका एक बहुत स्पेशल और यूनिक नेम है और उसे बोला जाता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस बोलते हैं हम? कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो यहाँ हम कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, संपर्क प्रक्रम की बात कर रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड को बनाने का एक स्पेशल प्रक्रम है जिसे हम संपर्क प्रक्रम या कॉन्टैक्ट प्रोसेस बोल रहे हैं। संपर्क प्रक्रम या कॉन्टैक्ट प्रोसेस से किस एसिड का निर्माण किया जाता है? सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है कई बार, तो वो है सल्फ्यूरिक एसिड। अब कैसे बनेगा संपर्क प्रक्रम से H2SO4? ये 3 स्टेप में पूरा होता है। स्टेप 1 जब बात करते हैं तो स्टेप 1 बिल्कुल सिंपल स्टेप है। इसके लिए आपको सल्फर या फिर कोई सल्फाइड अयस्क, इसको जलाना होगा, सल्फर को बर्न करना होगा। ऑक्सीजन के आधिक्य में इसे जलाएंगे और ऑक्सीजन के आधिक्य में जब ये जलेगा तो ये निर्माण करने वाला है SO2 गैस का। किसका निर्माण करने वाला है? SO2 गैस का निर्माण करने वाला है। तो स्टेप 1 बिल्कुल सिंपल स्टेप। सल्फर लेते हैं हम और सल्फर को गर्म ऑक्सीजन के साथ गर्म वायु, सल्फर के ऊपर से गर्म वायु को प्रवाहित किया जाता है। तो वहाँ सल्फर और ऑक्सीजन एक दूसरे के साथ क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। तो पहली स्टेप हम लिख सकते हैं सल्फर का दहन करवाकर या सल्फर के ऑक्सीकरण से सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण। ये बिल्कुल सिंपल स्टेप है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। स्टेप 2 की आप बात कीजिए। स्टेप 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखिएगा। स्टेप 2 से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। स्टेप 2 में क्या करते हैं, ये जो SO2 गैस यहाँ बनी है, इस SO2 गैस का फिर और आगे ऑक्सीकरण करवाया जाता है। अब सल्फर का आपने ऑक्सीकरण करवाया, दहन किया, SO2 बना। अब SO2 का और दहन करवाना है और SO2 का और दहन करवा करके सल्फर का उच्चतर ऑक्सी अम्ल हमें प्राप्त करना है। सल्फर का उच्चतर ऑक्साइड हमें बनाना है SO3। तो SO2 के 2 अणु ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके SO3 के 2 अणुओं का निर्माण करेंगे। और इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये जो रिएक्शन है ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। तो ये दोनों साइड में यहाँ चलने वाली है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी चलेगी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। फॉरवर्ड में चल के ये SO3 बनाएगा, ये SO3 वापस से टूट करके SO2 और O2 बनाता रहता है। और ये जो रिएक्शन होती है बिना कैटलिस्ट के कभी भी कंप्लीट नहीं होती, या अगर कैटलिस्ट आप नहीं लोगे तो वो बहुत स्लो चलेगी। तो कैटलिस्ट लेकर के इस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ाया जाता है। मैं फिर बता दूं, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, वो जो चल रही है अभिक्रिया, जो धीरे धीरे चल रही थी, उसको तेज चला देते हैं, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो SO2 और O2 रिएक्शन करके SO3 बनाएंगे। तो इसके लिए आप उत्प्रेरक काम में लीजिएगा। यहाँ जो आप उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं वो क्या लोगे? अगर आपने यहाँ उत्प्रेरक के रूप में V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड को यूज कर लिया तो इसे संपर्क प्रक्रम कह दिया जाता है। ध्यान दीजिए, SO2 एक गैस है, O2 भी एक गैस है, SO3 ये भी एक गैस है। तो यहाँ क्रियाकारक और उत्पाद गैस थे, लेकिन ये जो आपने कैटलिस्ट लिया है वो सॉलिड ले लिया। तो यहाँ उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था और क्रियाकारकों की भौतिक अवस्था एक जैसी नहीं है, भिन्न भिन्न है। तो ये जो उत्प्रेरण होगा, इस उत्प्रेरण को बोलेंगे हम विसमांगी उत्प्रेरण। ध्यान दीजिएगा, संपर्क प्रक्रम में जो उत्प्रेरण चलता है वो विसमांगी उत्प्रेरण है, हेटेरोजीनस कैटेलाइसिस है। यहाँ विसमांगी उत्प्रेरण चल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा आप। जहां हम SO2
और O2 से SO3 बनाएंगे, V2O5 कैटेलिस्ट हम यहाँ काम में लेंगे। ठीक है। अब जब आप इस रिएक्शन को करवा रहे होते हो तो एक और दिक्कत है कि यहाँ SO2 और O2 SO3 बना रहे हैं और अभिक्रिया उत्क्रमणीय है और इस अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है, तो इस अभिक्रिया का डेल्टा H जो है वो भी नेगेटिव है। रिएक्शन के लिए जब आप डेल्टा H की वैल्यू देखोगे तो डेल्टा H नेगेटिव आएगा। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है। अब हमें क्या करना था, H2SO4 बनाना था। तो पहली स्टेप में सल्फर को जलाकर SO2 बना लिया, दूसरे में SO2 को SO3 बनाना था, लेकिन पूरी SO2 SO3 में नहीं बदली क्योंकि अभिक्रिया कैसी है, अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। तो अगर आप ज्यादातर SO2 को SO3 में बदलना चाहते हो तो अभिक्रिया अग्र दिशा में विस्थापित हो, साम्य अग्र दिशा में विस्थापित हो, और साम्य को अग्र दिशा में विस्थापित करने के लिए आपको अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करनी होगी लासातीलीय नियम के अनुसार। लासातीलीय नियम ये कहता है कि अगर आपको फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए क्या अनुकूल परिस्थितियां आप रखें, ताप और दाब की अनुकूल परिस्थितियां किसके लिए, SO3 के अधिक उत्पादन के लिए। यहां जो हम अनुकूल परिस्थितियां लेने वाले हैं वो किसके लिए लेने वाले हैं, ये लेने वाले हैं ताकि SO3 ज्यादा बने। और SO3 ज्यादा बने इसके लिए क्या क्या करना होगा, एक तो ताप के बारे में विचार करें। यहां देखिए अभिक्रिया एक उष्माक्षेपी अभिक्रिया है। उष्माक्षेपी अभिक्रिया में हमें पता है अगर आप ताप बढ़ाओगे तो जैसे आप टेम्परेचर ज्यादा करोगे तो रिएक्शन चलेगी बैकवर्ड, साम्य में पढ़ा हमने। उष्माक्षेपी है तो आगे ले जाना चाहते हो तो इसमें तो पहले खुद में उष्मा निकल रही है, अगर आप और उष्मा दोगे तो ये अभिक्रिया पीछे चली जाएगी। तो अगर आपको इसको आगे ले जाना है तो उष्मा उत्पन्न करना है तो आपको अभिक्रिया का जो पात्र है उसका टेम्परेचर लो करना होगा जिससे कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल सके। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, निम्न ताप रखना होगा। क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को हमें लो करना पड़ेगा। ठीक इसी प्रकार से दाब की बात कीजिए तो यहां देखिए क्रियाकारक के गैसीय अणु ज्यादा है, उत्पाद के गैसीय अणु कम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ज्यादा अणुओं से कम अणु बनाने हैं तो कम अणु बनने की ओर अभिक्रिया तब जाएगी जब आयतन कम होगा। इसका मतलब दाब ज्यादा लगाया जाएगा। तो यहां का दाब क्या होना चाहिए, यहां का दाब उच्च होना चाहिए। उच्च दाब हम लें, निम्न ताप लें और क्रियाकारक की सांद्रता ज्यादा रखें तो ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। लेकिन एक गलती हम यहां नहीं करें, निम्न ताप का मतलब ये भी नहीं है कि आप टेम्परेचर बहुत ही कम कर दो। अगर यहां आप टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर देंगे तो एक दिक्कत हो सकती है। जैसे ही आप टेम्परेचर कम करोगे तो इस अभिक्रिया को होने के लिए जो न्यूनतम सक्रियण ऊर्जा जो चाहिए थी उस सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाएगी और अभिक्रिया बंद हो जाएगी। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी हम यहां लो नहीं करेंगे। एक मिनिमम टेम्परेचर तो रखना ही है, उससे ज्यादा लो कर दिया तो अभिक्रिया को होने के लिए आवश्यक सक्रियण ऊर्जा की पूर्ति नहीं हो पाएगी और ऐसी स्थिति में अभिक्रिया बंद हो सकती है। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर लो तो रखना है लेकिन बहुत ज्यादा लो नहीं जाना, एक मिनिमम वैल्यू तो उसकी होनी ही चाहिए। ठीक है, वो क्या मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो मैं आपको यहां बता देता हूं। यहां टेम्परेचर की वैल्यू जो मिनिमम से मिनिमम होनी चाहिए वो होनी चाहिए 720 केल्विन। 720 केल्विन तो ताप होना ही चाहिए। और दाब की बात करें तो ये मिनिमम आपका 2 बार होना चाहिए। अगर ये कंडीशन आप यहां रखते हो तो यहां आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा SO3 का यहां प्रोडक्शन होगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहां संपर्क प्रक्रम में SO2 को SO3 में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये दूसरी स्टेप है। तीसरी स्टेप की बात हम करते हैं। यहाँ जो स्टेप 3 है वो ये कहती है कि ये जो SO3 बना है, SO3 गैस जो बनी है, उत्प्रेरकीय ऑक्सीकरण SO2 का उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करवाने से SO3 बनी थी। इस SO3 को सांद्र H2SO4 में आप अवशोषित कर लीजिए। हम बना H2SO4 ही रहे हैं तो जो आप बना रहे हो वो आपके पास पहले से होना भी चाहिए थोड़ा बहुत। उस सांद्र H2SO4 का जो
सॉल्यूशन होगा, उस सॉल्यूशन में हम SO3 गैस को प्रवाहित करेंगे। जैसे आप इस SO3 गैस को इसमें प्रवाहित करोगे, ये बन जाएगा H2S2O7। ये जो H2S2O7 बनेगा इसको बोलेंगे हम ओलियम। तो ओलियम बनता है। संपर्क प्रक्रम में प्राप्त होने वाला जो अंतिम अम्ल है वो ओलियम है, सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं बनता, ओलियम है। और ये सांद्र H2SO4 में SO3 को प्रवाहित करने से बना था। इसको हम सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल भी बोलेंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये क्या है, ये सांद्र H2SO4 में SO3 गैस की धुआं है। तो ओलियम या फिर सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल इसको हम बोल देते हैं, जिसकी स्ट्रक्चर मैंने ऑक्सी अम्ल की जो स्ट्रक्चर्स बताई थी उसके अंदर बता दी थी आपको। ये सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल बना H2S2O7। तो जब बनता है सल्फ्यूरिक अम्ल तो सीधे ही अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है। अब इस सल्फ्यूरिक अम्ल से जब आपको जो ओलियम मिला है, इससे जब आपको सल्फ्यूरिक अम्ल चाहिए होता है तो इसमें आवश्यकता अनुसार पानी मिलाते रहते हैं और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाते रहते हैं। तो क्या रिएक्शन होगी, फाइनली ये जो ओलियम बनेगा H2S2O7, इस ओलियम में आपको क्या मिलाना है, जल मिलाना है। जल के साथ इसकी रिएक्शन होगी और ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में। इस तरीके से हम जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल है, उसको डाइल्यूट कर लेते हैं और हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड आ जाता है कंसंट्रेट वाला। ये जो कंसंट्रेट H2SO4 ऐसा यहाँ पर आया है, इसमें और पानी मिला करके तनुकरण करके इसे डाइल्यूट H2SO4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो होता क्या है, हमें मिलता है H2S2O7 ओलियम के रूप में से, वहां उस प्रक्रम में से, संपर्क प्रक्रम में से बना करके हम ले आते हैं। फिर इस ओलियम में आवश्यकता अनुसार पानी मिलाते रहते हैं और कंसंट्रेट H2SO4 थोड़ा थोड़ा पानी मिला करके कंसंट्रेट H2SO4 बना लेते हैं। फिर उसको और डाइल्यूट करना हो तो फिर उसमें और ज्यादा पानी मिलाया जाता है। अब इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो आप यहां से सुनिए। अगर आपके पास सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के तनुकरण की बात आती है, आपके पास सांद्र H2SO4 है, सांद्र H2SO4 का तनुकरण ये आपको करना है। तो अगर आप सांद्र H2SO4 के तनुकरण में एक्सपर्ट नहीं है या तनुकरण की आपके पास नॉलेज नहीं है तो बड़ा नुकसान हमारा हो सकता है। इसलिए इस मामले में आप एक्सपर्ट होनी चाहिए। इसमें हमें क्या करना है, तनुकरण के लिए जल मिलाना होता है। तो कभी भी आप ऐसा मत कर लेना कि आपके पास सांद्र H2SO4 पड़ा है, बीकर में क्या पड़ा है, सांद्र H2SO4 पड़ा है, और अगर आप इसमें बाहर से जल मिलाना स्टार्ट कर दोगे, क्या मिलाना स्टार्ट कर दोगे, यहां से, यहां मान लो जल अपने पास, तो अगर आपने यहां से जल मिलाना स्टार्ट कर दिया, सांद्र H2SO4 में जल मिला दिया है, तो ऐसी स्थिति में सांद्र H2SO4 की जल के प्रति बहुत ज्यादा बंधुता होती है, प्रबल बंधुता होती है। प्रबल बंधुता होती है तो जल को ये अपने साथ बहुत मजबूती से बांध लेता है और अत्यधिक उष्मा का उत्सर्जन करता है। तो जल को सांद्र H2SO4 में मिलाया जाएगा तो अत्यधिक उष्मा का उत्सर्जन होगा, और अत्यधिक उष्मा का उत्सर्जन होने से, अत्यधिक उष्मा का उत्सर्जन क्यों हो रहा है, अत्यधिक उष्मा का उत्सर्जन, क्योंकि जल और H2SO4 में प्रबल बंधुता है। तो जल की H2SO4 के साथ प्रबल बंधुता होने से अत्यधिक उष्मा का उत्सर्जन होता है, और ये उष्मा इतनी ज्यादा होती है कि ये जो बर्तन इसको इतना ज्यादा गर्म कर देगी कि वो टूट जाएगा और वह विस्फोट होने की खतरा, विस्फोट होने का खतरा होगा। तो अत्यधिक उष्मा का उत्सर्जन होने से विस्फोट हो सकता है, विस्फोटक हो सकता है ये सारा। समझ में आ रही कहानी। तो कभी भी सांद्र H2SO4 के आधिक्य में जल को नहीं मिलाना चाहिए, कभी भी तनुकरण में ये तरीका काम में नहीं लेना है कि आप ज्यादा H2SO4 ले लो और उसमें बूंद बूंद करके जल मिला रहे हो, तो यहां गलत हो जाएगा। करना क्या है, ये नहीं करना है। फिर करना क्या है, करना यह है कि आधिक्य में लीजिए जल। क्या लीजिए आधिक्य में, जल लीजिए आधिक्य में, और बहुत सारा जल लेकर के, सिस्टम तो यही है, बहुत सारा जल लीजिए
और बहुत सारा जल लेकर के और फिर उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, फिर उसके अंदर ये जो H2SO4 इस H2SO4 को बूंद बूंद करके आप इसमें मिला सकते हैं। तो जल के अधिके में अगर हम सांद्र H2SO4 को ड्रॉप वाइज मिला रहे हैं, कंसंट्रेट H2SO4 को बूंद बूंद करके, इसमें भी तेजी से मिलाए तो विस्फोट हो जाएगा। सिर्फ एक बूंद डालिए तो जो भी ऊष्मा मिले उत्सर्जित होगी ज्यादा नहीं होगी, थोड़ी सी होगी, और जो थोड़ी सी होगी उसको जल अवशोषित कर लेगा, तो ये विस्फोट नहीं होगा यहाँ पर। तो तनुकरण करते समय आप ध्यान रखें, सावधानी रखनी है, जल के अधिके में सांद्र H2SO4 को बूंद बूंद करके मिलाया जाता है, न कि सांद्र H2SO4 के अधिके में जल को मिलाया जाता है। ये नहीं, ये वाला काम करना है। तो इस तरीके से हम संपर्क विधि से क्या बना लेते हैं, H2SO4। इसमें ध्यान रखिएगा ओलियम ही बनना है, ओलियम जो है उसको आगे जल मिला करके हम H2SO4 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ ये जो दूसरा स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैंने पहले आपको बता दिया था। SO2 और O2 रिएक्टर की SO3 बनाते हैं और V2 भाई हम कैटलिस्ट लेते हैं जो सॉलिड है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, संपर्क प्रक्रम। इस सल्फ्यूरिक अम्ल के निर्माण का एक और प्रक्रम है जो बहुत फेमस है, और जो वो दूसरा प्रक्रम है उसका नाम, ये पहला ये संपर्क प्रक्रम है, दूसरा है सीसा कक्ष विधि यानी लेड चैम्बर मेथड। सल्फ्यूरिक अम्ल को बनाने की एक और विधि है सीसा कक्ष विधि, वो आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल आसान सी विधि है, इसके साथ कंपेयर हम कर सकते हैं, तो मैं यही बता देता हूं। सीसा कक्ष विधि में बाकी सारे स्टेप सेम रहते हैं, सिर्फ एक स्टेप में प्रॉब्लम है और वो है स्टेप नंबर 2। यहां पर V2O पाइप कैटलिस्ट न लेकर के इसकी जगह नाइट्रोजन के ऑक्साइड, जो गैसेस ऑक्साइड है मोस्टली नाइट्रिक ऑक्साइड, इसको कैटलिस्ट के रूप में काम में लेते हैं। यानी सिर्फ उत्प्रेरक बदल देने से ही नाम बदल जाएगा। अगर V2O5 ठोस V2O5 काम में लिया है तो वो है संपर्क प्रक्रम, और उसकी जगह नाइट्रोजन के ऑक्साइड में नाइट्रिक ऑक्साइड अगर उत्प्रेरक के रूप में काम में लिया है तो फिर इसका नाम है सीसा कक्ष विधि, लेड चैम्बर मेथड। सीसा कक्ष विधि में खास बात क्या है, क्रियाकारक भी गैस, उत्प्रेरक भी गैस, उत्पाद भी गैस। और अगर ये सब गैस होते हैं, क्रियाकारक और उत्पाद दोनों ही, सॉरी क्रियाकारक और उत्प्रेरक दोनों अगर गैस हो तो ऐसे उत्प्रेरण को समांगी उत्प्रेरण कहते हैं। तो सीसा कक्ष विधि ये समांगी उत्प्रेरण का उदाहरण है, तो लिख भी लेना इन चीजों को। वो एक विसमांगी उत्प्रेरण है संपर्क प्रक्रम, जबकि सीसा कक्ष विधि लेड चैम्बर मेथड जो होता है ये समांगी उत्प्रेरण का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। ये 3 स्टेप है जिनसे हम कांटेक्ट प्रोसेस के थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करते हैं। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, इस सल्फ्यूरिक एसिड को बनाते कैसे है, इसका फ्लो डायग्राम भी आपको आना चाहिए, उसमें से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मैं एक बार बात कर लेता हूं फ्लो डायग्राम की। ये आपके सामने जो डायग्राम है ये H2SO4 की फॉर्मेशन के लिए एक फ्लो डायग्राम है, तो इसे समझ लीजिएगा। सबसे पहला स्टेप क्या था, सल्फर को जलाकर SO2 बनाना है। सल्फर को जलाकर SO2 बनाने के लिए इसमें सबसे पहला जो चैम्बर है, इस चैम्बर में क्या करते हैं, सल्फर को फिल कर लेते हैं। यहां पर ये जो है ये क्या है, ये सल्फर है, ठीक है। ये जो सल्फर है इसको बर्न करवाने के लिए यहां से एयर को पास करते हैं। एयर में ऑक्सीजन भी होती है और भी कई गैस होती है, बट ऑक्सीजन तो होगी होगी। तो क्या होगा यहाँ पे, ये ऑक्सीजन आकर के इस सल्फर के साथ रिएक्शन करेगी, और सल्फर के साथ रिएक्शन करके इस ऑक्सीजन का थोड़ा बहुत हिस्सा सल्फर को जला करके क्या बना देगा, SO2। पूरी ऑक्सीजन यहाँ क्रिया नहीं कर पाएगी तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन और बच जाएगी। इसके अलावा इस सल्फर में कुछ अशुद्धियां थी वो भी हमें मिलेगी, और वायु में जो अशुद्धियां थी वो भी हमें मिलेगी। तो यहां से जो मिलेगा वो अशुद्ध SO2 प्लस O2 का गैसीय मिश्रण होगा। इस पहले चैम्बर में सल्फर और ऑक्सीजन जलकर के जो गैस निकाल रहे हैं उस गैस में SO2 भी है, O2 भी है और अशुद्धियां भी है। 3 चीजें हैं, SO2, O2 और अशुद्धि यानी इम्प्योरिटी भी। हमें इस इम्प्योरिटी को हटाना है, इस अशुद्धि को हटाना है। इस अशुद्धि में एक अशुद्धि हो सकती है जो धूल हो सकती है, डस्ट हो सकती है। तो सबसे पहले हम इसे जिसमें से गुजार रहे हैं उसका नाम है धूल अवक्षेपक, डस्ट प्रिसिपिटेटर। धूल अवक्षेपक हम कहते हैं, लिख के चलिएगा इनको।
एनसीईआरटी में वैसे फ्लो डायग्राम दिया हुआ भी है, तो टेंशन नहीं है। ये धूल अवक्षेपक है, इसमें से जब इसे गुजारोगे तो इस अशुद्ध SO2 और O2 के मिश्रण में से धूल जो होती थी वो यहां से हट जाएगी। तो यहां से डस्ट को हटा लेंगे। डस्ट को हटाने के बाद में नेक्स्ट आइए, इसको अगले चैम्बर में भेज देते हैं हम। पहला था जिसमें सल्फर को जलाया था, तो सल्फर के लिए दहन कक्ष था। अब जलाने के बाद जो गैस आई उसमें धूल थी, धूल को हटाने के लिए धूल अवक्षेपक हमने लगा दिया। अब धूल इसमें से हट गई है। अब बाकी की जो अशुद्धियां हैं उनमें से कुछ अशुद्धियां ऐसी हो सकती है जो जल में घुलनशील हो। तो अगला जो टावर है, ये टावर है वॉशिंग एंड कूलिंग, धोने का और ठंडा करने का। धावन व शीतलक कक्ष, कौन सा है ये? धावन व शीतलक कक्ष। तो इसमें क्या करते हैं, इस गैस में जो धूल के अलावा ऐसी अशुद्धियां जो जल में घुलनशील हो उनके लिए इसके ऊपर जल का स्प्रे, वाटर का स्प्रे किया जाता है। वाटर का स्प्रे करते हैं तो ये जो वाटर आता है, ये वाटर अब जल जो था वो जल में घुलने वाली अशुद्धियों को अपने में घोल लेता है और अशुद्ध जल इसके पैने में से बाहर निकल जाता है। समझ गए? सॉरी। अब क्या हुआ, जल इसके अंदर डाला है तो थोड़ी बहुत नमी से गैस के अंदर अवशोषित होगी, थोड़ी बहुत नमी यहां आ गई। उस नमी को हटाने के लिए, उस नमी का रिमूवल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसे फिर अगले कक्ष में भेजते हैं और इस गैस को जिस अगले कक्ष में भेजा जा रहा है उस कक्ष में कंसंट्रेट H2SO4 का स्प्रे किया जाता है। कंसंट्रेट H2SO4 शुष्कन अभिकर्मक है, यानी ये क्या करता है, कंसंट्रेट H2SO4 ये जल को सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो यहां से कंसंट्रेट H2SO4 का स्प्रे किया जाएगा और ये जो ड्रॉप्स थी ये जल को, नमी को अवशोषित कर लेगी और जो अशुद्ध अम्ल था वो नीचे आ जाएगा। तो यहां पर हम इस गैस को सुखा रहे हैं तो इसको बोलेंगे हम ड्राइंग टावर। कौन सा टावर बोलेंगे? इसे इसका ड्राइंग टावर बोला जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो गैस होगी वो अब शुष्क होगी और अशुद्धि रहित होगी। इसमें केवल दो ही गैसें होगी, एक SO2 गैस होगी और एक O2। बाकी अशुद्धियां इसमें से हट गई है। फिर भी इसमें एक और इंपॉर्टेंट अशुद्धि जहां से क्वेश्चन आता है वो बच गई है और वो हो सकती है, और वो है आर्सेनिक। तो आर्सेनिक की अशुद्धि को हटाने के लिए एक और हमारे पास छोटा सा टावर होगा जिसमें से इसे प्रवाहित करना होगा और इस टावर में जिलेटीन युक्त, कैसा? जिलेटीन युक्त जो आयरन का हाइड्रोक्साइड था उसको यहां फिल कर लेते हैं, आयरन के ऑक्साइड को यहां फिल कर लेते हैं। तो यहां पर क्या लेंगे हम, यहां जिलेटिनस हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड हो गया। वो हाइड्रेटेड है तो ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो जिलेटिन युक्त आयरन का हाइड्रोक्साइड यहां बनने वाला है, जिलेटिन युक्त आयरन हाइड्रोक्साइड यहां बनने वाला है। ठीक है, और ये यहां पर हम बनने वाला नहीं, ये यहां हम भर के रखेंगे जिलेटिन युक्त आयरन हाइड्रोक्साइड। और ये क्यों भर के रखेंगे? क्योंकि ये आर्सेनिक की अशुद्धि को हटाएगा, आर्सेनिक प्यूरिफायर है। तो आर्सेनिक शुद्धिकारक पदार्थ का नाम बताइए, एग्जाम में आ सकता है। आर्सेनिक शुद्धिकारक है जिलेटिन युक्त आयरन का ऑक्साइड, हाइड्रेटेड ऑक्साइड। ओके, अब जैसे ही आर्सेनिक यहां से हटेगा उसके बाद में आपने पीछे इस गैस को कूल कर लिया है, ठंडा कर लिया है, तो अब इस SO2 और O2 को अभिक्रिया करवाकर SO3 बनाने के लिए कम से कम 720 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए। तो उसके लिए इसमें एक प्री हीटर लगा हुआ रहता है जो इसके टेम्परेचर को वापस बढ़ाकर 720 केल्विन से थोड़ा सा ज्यादा कर देगा। तो अब SO2 और O2 रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन ये रिएक्शन बहुत धीमी चलेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए कैटेलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अगला है कैटेलाइटिक कन्वर्टर, यानी उत्प्रेरक परिवर्तक, जिसमें उत्प्रेरक उपस्थित होगा और यहां जो उत्प्रेरक होगा वो V2O5 वेनेडियम पेंटाऑक्साइड होगा। इस उत्प्रेरक की उपस्थिति में SO2 और O2 आपस में रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, SO3 बना लेंगे।
ये उत्प्रेरकीय परिवर्तक है, यहां से SO3 गैस बनकर के बाहर निकलेगी और इस SO3 गैस को सांद्र H2SO4 में अवशोषित कर लेंगे। सांद्र H2SO4 में अवशोषित करेंगे तो ये बनाएगा ओलियम H2S2O7 और हमें फाइनली H2S2O7 मिल जाएगा संपर्क प्रक्रम के द्वारा। तो कांटेक्ट प्रोसेस से कैसे हम कितने इजी वे में ओलियम को गेन कर लेते हैं वो आपने यहां से सीखा है। कई बार ये फ्लो डायग्राम था, इसके अंदर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है लास्ट में क्या बनेगा, अंतिम अम्लीय उत्पाद क्या है, कैटलिस्ट यहाँ कौन सा लिया है, यहाँ आर्सेनिक शुद्धिकारक हम क्या लेते हैं, कौन कौन से यहाँ टावर प्रेजेंट होते हैं, उनका सीक्वेंस क्या है। तो पहला बर्निंग टावर है, फिर वॉशिंग एंड कूलिंग टावर है, धोने का और ठंडा करने का, उसके आगे शुष्कन वाला है। तो एक सीक्वेंस को भी यहाँ पूछा जा सकता है फ्लो डायग्राम में। तो ये जो संपर्क प्रक्रम था उसकी रिएक्शंस हमने देखे, उनके स्टेप्स हमने देखे और उसके बाद में उसको बनाने के लिए क्या फ्लो डायग्राम हमें रखना चाहिए वो भी आपने यहां देख लिया है। ओके, अब हम बात करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। उसके कुछ रासायनिक गुणधर्म है, उनके बारे में हमें चर्चा करनी होगी। H2SO4 की केमिकल प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करें तो H2SO4 में 4 गुण हैं जिनके कारण वो केमिकल रिएक्शंस करता है। किसी केमिकल रिएक्शंस में वो इन 4 में से कोई सी एक प्रॉपर्टी शो कर रहा होगा। कौन कौन सी 4 प्रॉपर्टी है वो मैं आपको बता देता हूं। पहली प्रॉपर्टी है कि H2SO4 अम्लीय है, तो इस अम्लीय प्रकृति के कारण भी ये बहुत सी रिएक्शंस करता है। तो पहली प्रॉपर्टी तो होगी एसिडिक। दूसरा, इसमें निर्जलीकरण का गुण है, जल निकालने का गुण है, तो ये बहुत अच्छा निर्जलीकारक है। निर्जलीकरण प्रवृत्ति, डिहाइड्रेटिंग टेंडेंसी है इसकी, जल निकालने की, जल को सोखने की टेंडेंसी है। तीसरा, इसमें निम्न वाष्पशीलता है क्योंकि H2SO4 के अणुओं में प्रबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसलिए ये एक निम्न वाष्पशील द्रव है, तो इसमें निम्न वाष्पशीलता पाई जाती है। और लास्ट, इसमें ऑक्सीकरण करने की भी प्रवृत्ति होती है, तो किसी भी क्रिया में ये ऑक्सीकारक भी हो सकता है। किसी भी क्रिया में ये निम्न वाष्पशील की तरह बिहेव कर सकता है। कई बार ये निर्जलीकरण वाली अभिक्रिया भी प्रदर्शित करता है और कई बार ये एसिडिक नेचर के कारण भी रिएक्शंस देता है। अब इन चारों गुणों के कारण होने वाली अभिक्रियाओं को हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है हमारी वो है एसिडिक नेचर, अम्लीय प्रकृति के कारण अभिक्रिया है। ये आप जानते हो बहुत अच्छे से कि H2SO4 एक प्रबल अम्ल है और प्रबल अम्ल है तो ये आयनित होता है और आयनित होकर के ये क्या बनाता है, ये बनाता है, पहली बार आयनन होता है तब तो H+ और HSO4-। हमें पता है कोई भी अभिक्रिया कभी 100% तो पूरी होती ही नहीं, हर अभिक्रिया उत्क्रमणीय तो है, तो इसको भी हम उत्क्रमणीय एक बार कंसिडर कर लेते हैं। वैसे तो ये 99% के आसपास तो कंप्लीट हो जाती है। जब आप कंसंट्रेट H2SO4 की बात करते हो तो कंसंट्रेट H2SO4 अपने सॉल्यूशन में आयनित होकर के पहली बार आयनित होकर के H+ और HSO4- बनाता है और इसका जो प्रथम आयनन स्थिरांक Ka1 हम देखेंगे तो उसकी वैल्यू 10 से भी ज्यादा मिलेगी, जो ये इंडिकेट करता है कि लगभग पूरा का पूरा सांद्र H2SO4 आयनित होकर के H+ और HSO4- आयंस दे देता है। अब सेकेंड टाइम क्या होता है, ये जो HSO4- आयंस हैं ये HSO4- फिर आयनित होते हैं और इस बार फिर इसमें से H+ निकलते हैं और आपको पता है एक ऋणावेशित प्रजाति में से एक धनायन का निष्कासन बहुत ही कम हो पाता है, बहुत ही मुश्किल है। तो इसमें से जब H+ निकल करके ये बनाता है HSO4- टूट करके H+ और SO4-2, तो ये रिएक्शन बहुत ही स्लो स्पीड से चलेगी और इसके लिए जो Ka हम देखेंगे वो Ka उसकी वैल्यू लगभग 2 × 10⁻² के आसपास होगी, जो ये इंडिकेट करता है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में बहुत ही कम चलती है। K की वैल्यू बहुत कम है। यहाँ आप देखेंगे कि H2SO4 के लिए Ka1 इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है कंपेयर टू द Ka2 और एग्जाम में क्वेश्चन भी आ जाता है
कि K1 और K2 में से K2 कम और K1 ज्यादा है, रीजन बताइए आप। H2SO4 के लिए Ka1 का मान ज्यादा क्यों है? तो हम बताएंगे कि उसका जो एकल ऋणावेशित आयन बन जाता है यहां पर, पहली बार टूटेगा तो HSO4 माइनस बनाएगा। ये HSO4 माइनस दोबारा नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता दोबारा? ये इसलिए नहीं टूटता क्योंकि एक ऋणावेशित आयन में से धनायन का निष्कासन अत्यंत मुश्किल है। ऋणायन को तो धनायन पसंद है। अब आप ऋणायन के पास से धनायन को निकाल करके ले जाओगे तो परेशानी तो होगी। तो ऋणावेशित आयन में से एक धनावेशित H+ का निष्कासन कठिन है, इसलिए ये सेकेंड रिएक्शन बहुत कम एक्सटेंट में होती है कंसंट्रेट H2SO4 में। तो कंसंट्रेट H2SO4 तो ज्यादातर केवल एक बार ही वियोजित होता है, अतः सांद्र H2SO4 के सॉल्यूशन में आपको मोस्टली H+ और HSO4 माइनस आयन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है, उसके सॉल्यूशन में मोस्टली आपको HSO4 माइनस ये वाला आयन बहुत कम होगा। अच्छा, H2SO4 दो प्रकार के आयन बना सकता है, इसका मतलब H2SO4 दो प्रकार के लवण बना सकता है। पहला लवण जब अम्ल से क्रिया, ये क्षार से क्रिया करके बाइसल्फेट लवण बना ले, हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट। और ये जो हाइड्रोजन सल्फेट या बाइसल्फेट लवण होंगे उसमें एक H अभी भी ऐसी होगी जो आयनित हो सकती है। इसका मतलब ये अभी भी अम्लीय गुणधर्म वाला है, तो इस बाइसल्फेट लवण को अम्लीय लवण कहा जाएगा। कौन सा लवण कहेंगे इसको? इसको हम अम्लीय लवण कहेंगे। तो ये क्षार से क्रिया करके अम्लीय लवण बना सकता है, या पूरा उदासीन हो जाए तो ये सल्फेट लवण बनाएगा। और सल्फेट लवण जो बनेंगे वो कैसे लवण बनेंगे? वो उदासीन लवण होंगे। तो H2SO4 लवणों की दो श्रेणियां बनाता है, एक अम्लीय लवण और एक उदासीन लवण, एक बाइसल्फेट लवण और एक सल्फेट लवण। तो ये तो होगी इसकी अम्लीय प्रकृति, ये क्षार से भी क्रिया करेगा अम्ल, और दो प्रकार के लवण बना सकता है, दो टाइप की सीरीज बना सकता है। अब H2SO4 की दूसरे गुण के कारण होने वाली अभिक्रियाएं चेक करते हैं। H2SO4 का एक और गुण है डिहाइड्रेटिंग प्रॉपर्टी, यानी निर्जलीकरण गुणधर्म। ये निर्जलीकारक की तरह भी व्यवहार करता है। निर्जलीकारक, जल को अवशोषित करने की क्षमता है इसमें, नमी को अवशोषित करने की क्षमता है। इसलिए बहुत सी ऐसी गैसें जिनमें नमी उपस्थित हो, उस नम गैस को अगर हम सांद्र H2SO4 में से प्रवाहित करते हैं, सांद्र H2SO4 में से प्रवाहित करें हम, अगर उसमें से हम इसको प्रवाहित करेंगे तो ये क्या करेगा? उस गैस में से जो नमी है उसको अवशोषित कर लेगा और आपको शुष्क गैस मिल जाएगी। कौन सी गैस मिल जाएगी? तब आपको शुष्क गैस मिल जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, इस नम गैस में दो चीजें हैं, एक तो है नमी और एक है गैस। हम इस H2SO4 के अंदर से पास करके सिर्फ नमी को हटाना है। इस नमी को ये सोखे, इस गैस को ये न सोखे। ये तभी पॉसिबल है जब ये गैस H2SO4 से क्रिया नहीं करती हो, ये गैस H2SO4 से क्रिया नहीं करती हो। जैसे अगर ये गैस, एग्जाम्पल के रूप में आपको बता रहा हूं, अगर ये गैस अमोनिया हो, एग्जाम्पल NH3, तो अमोनिया क्या होता है? अमोनिया तो एक क्षार है, और अगर अमोनिया एक क्षार है तो फिर ये जो क्षार है ये तो अम्ल से क्रिया करेगा। तो अगर अमोनिया में नमी हो और फिर इसमें से पास करूं तो सांद्र H2SO4 नमी को तो अवशोषित कर ही लेगा, अमोनिया को भी कर लेगा, क्योंकि अमोनिया से तो ये क्रिया करता है। तो अमोनिया क्षारीय है, अतः इसका शुष्कन, इसका जो डिहाइड्रेशन है वो हम सांद्र H2SO4 से नहीं कर सकते। तो ऐसी चीजों का हमें ध्यान रखना है। इसका शुष्कन सांद्र H2SO4 द्वारा संभव नहीं है, यह पॉसिबल नहीं है कि ये सांद्र H2SO4 इसको शुष्क कर दे। तो यहां एक बात ध्यान रखनी है, केवल वही गैस
हम शुष्क कर पाएंगे, उसमें से नमी को हटा पाएंगे जो H2SO4 से क्रिया नहीं करती हो। इसके अलावा इस H2SO4 को कुछ एसिड के ऊपर डालते हैं तो उन एसिड का भी ये निर्जलीकरण कर देता है। जैसे अगर इसको फॉर्मिक एसिड के ऊपर डालेंगे हम, ये फॉर्मिक अम्ल है, फॉर्मिक अम्ल के ऊपर अगर आप सांद्र H2SO4, ये एक फेमस रिएक्शन है जो ऑर्गेनिक में भी काम आती रहती है कई बार, इसके ऊपर डालेंगे तो ये इसका निर्जलीकरण करेगा, ये इसके जल का निष्कासन कर देगा। तो एक तो OH इसमें से निकल जाएगा और एक H निकल जाएगा, तो जल बाहर निकल गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा और जल का निष्कासन हो जाएगा। जल को तो सांद्र H2SO4 खुद में सोख लेगा, CO गैस बनेगी। 11th के जो P ब्लॉक था वो डिस्कस किया हमने 11th NCERT का, तो उसमें बताई भी है मैंने। ऐसे ही अगर हम फॉर्मिक एसिड की जगह ऑक्जेलिक एसिड ले लें, ये कौन सा एसिड है, ये है ऑक्जेलिक एसिड है। ऑक्जेलिक एसिड के ऊपर सांद्र H2SO4 की रिएक्शन करवाएं, इसके ऊपर अगर आप सांद्र H2SO4 ये डालते हो तो यहाँ क्या होगा, ये इसमें से जल का निष्कासन करेगा, तो OH यहाँ से निकल गया और H यहाँ से निकल गया, तो जल बाहर निकल गया, यहाँ बच गया CO और यहाँ बच गया CO2। तो यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और साथ में जल भी बन जाएगा। तो CO प्लस CO2 प्लस H2O का फॉर्मेशन यहाँ होने वाला है। ठीक है। ऐसे ही अगर हम मेलोनिक एसिड की बात करें तो मेलोनिक एसिड में COOH देन CH2, यानी इसके साथ 2 H होंगे और यहाँ फिर COOH होगा। इसके ऊपर अगर हम सांद्र H2SO4 डाल दें तो सांद्र H2SO4 इसमें से भी जल का निष्कासन कर देगा, डी-एडिटिंग एजेंट है बहुत अच्छा, और इसमें से निष्कासन करेगा तो यहाँ क्या होगा, इसका एक OH और इसका एक H, यहाँ से एक OH और यहाँ से एक H, तो 2 जल के अणु बाहर निकल जाएंगे। यहाँ क्या बचेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद में कार्बन, कार्बन के बाद में फिर कार्बन, ऑक्सीजन कार्बन फिर कार्बन, फिर कार्बन के बाद ये वाला कार्बन और ये वाले कार्बन के बाद ऑक्सीजन। तो एक बिल्कुल रेखीय अणु बनेगा जिसमें हर कार्बन में sp संकरण होगा और ये हो गया C3O2, कार्बन सब ऑक्साइड, क्या बोलते हैं इसको, कार्बन सब ऑक्साइड। और इसमें ईच कार्बन में sp हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिल जाएगा, रेखीय अणु हमें यहाँ मिलने वाला है। ये मेलोनिक अम्ल का एनहाइड्राइड है जो लास्ट में आपने पढ़ा भी है, लास्ट लेक्चर में हमने देखा एनहाइड्राइड्स क्या होते थे, किसी भी अम्ल के अंतिम निर्जलीकृत उत्पाद को हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलते हैं। ओके। ऐसे ही अगर सुक्रोज के ऊपर यानी चीनी के ऊपर C12H22O11, ये चीनी का फॉर्मूला है, सुक्रोज का फॉर्मूला है, इसके ऊपर आप सांद्र H2SO4 डालते हैं, तो अगर आपने इसके ऊपर सांद्र H2SO4 का योग करवाया तो सांद्र H2SO4 इसमें से क्या करेगा, जल के अणुओं का निष्कासन कर देगा। तो यहाँ केवल कार्बन के 12 परमाणु बचेंगे, 11 जल के अणुओं का तो ये निष्कासन करके ले जाएगा। समझ में आई कहानी। तो ये जो चीनी थी जो कि सफेद रंग की थी चीनी, बिल्कुल उस पर सांद्र H2SO4 डालोगे तो उसमें से पानी तो निकल करके चला जाएगा पूरा, और पीछे बचेगा केवल ब्लैक कलर का कार्बन। क्या बचेगा, केवल ब्लैक कलर का कार्बन। तो वो वहां ब्लैक कार्बन को अवशिष्ट के रूप में पीछे छोड़ देगा। तो ये भी एक बहुत ही फेमस रिएक्शन है जिसमें सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक का कार्य कर रहा होता है। तो सांद्र H2SO4 निर्जलीकारक प्रवृत्ति के कारण भी रासायनिक अभिक्रियाएं प्रदर्शित करता है। ऐसे ही और आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तीसरी जो इसकी प्रॉपर्टी है वो लो वॉलेटिलिटी, निम्न वाष्पशीलता के कारण है। इसकी वाष्पशीलता बहुत ही कम है। बहुत कम इसलिए है क्योंकि इसमें मजबूत हाइड्रोजन बंध होते हैं। तो मजबूत हाइड्रोजन बंध की उपस्थिति होने से, मजबूत हाइड्रोजन बंध पाए जाने से होता क्या है, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड होने से वो वाष्पशीलता कम प्रदर्शित करते हैं। उनमें वाष्प बनाने की प्रवृत्ति बहुत ही कम होती है। किसमें, H2SO4 में। इसके कारण कौन सी रिएक्शंस होती है, तो ये कॉन्सेप्ट भी मैं आपको सिखा चुका हूं जब हमने HNO3 बनाना सीखा था। मैंने बताया कि H2SO4 एक निम्न वाष्पशील अम्ल है, इससे उच्च वाष्पशील अम्लों का निर्माण किया जा सकता है। जैसे HF एक उच्च वाष्पशील अम्ल है,
तो हम H2SO4 से HF बना सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होगा, इस सांद्र H2SO4 की क्रिया फ्लोराइड लवण से करनी होगी। जैसे मैंने कैल्शियम फ्लोराइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा दी, तो इसका H और F मिलकर के क्या बना लेंगे, HF। और कैल्शियम और HSO4, सांद्र में HSO4 एनाइन होता है, तो ये बना लेंगे कैल्शियम बाइसल्फेट CaHSO4 का होल ट्वाइस। तो HF का निर्माण यहां हो जाएगा। समझ में आ रही कहानी। ऐसे ही अगर आपके पास H2SO4 है तो H2SO4 के उपयोग से आप बना सकते हो HCl को, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। इसके लिए इसकी क्रिया जो सांद्र है, सांद्र, ये जो सांद्र H2SO4 है, इसकी क्रिया आपको क्लोराइड लवण जैसे NaCl से करवानी पड़ेगी। तो ये हो जाएगा HCl प्लस NaHSO4 सोडियम बाइसल्फेट। आई कहानी समझ में। ऐसे ही अगर हम सांद्र H2SO4 की रिएक्शन नाइट्रेट साल्ट से करवा दें, अगर सांद्र H2SO4 इसकी रिएक्शन नाइट्रेट पोटेशियम नाइट्रेट से करवा दी मैंने, तो क्या हो जाएगा, HNO3 बन जाएगा और HNO3 के बाद में पोटेशियम बाइसल्फेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम उच्च वाष्पशील अम्लों का संश्लेषण कर सकते हैं निम्न वाष्पशील H2SO4 से। तो इसकी निम्न वाष्पशीलता के कारण इस प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। और एक लास्ट जो इसमें प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है ऑक्सीकारक प्रकृति, ऑक्सीडाइजिंग नेचर। H2SO4 जो होता है, ये H2SO4 जब सांद्र होता है तब ही ऑक्सीकारक है, तनु H2SO4 ऑक्सीकारक नहीं है। एक बात तो आप ये नोट कर लें, HNO3 था वो तनु भी ऑक्सीकारक था और सांद्र भी, लेकिन H2SO4 केवल सांद्र अवस्था में ही ऑक्सीकारक है। और सांद्र अवस्था में ये मध्यम ऑक्सीकारक है, मतलब इसमें उतनी पावर नहीं है जितनी HNO3 में है। तो ये एक प्रकार से कैसा ऑक्सीकारक है, ये एक मध्यम ऑक्सीकारक है। ये उतना तगड़ा ऑक्सीकारक नहीं है जितना HNO3 था, HNO3 से कमजोर है ये, लेकिन फॉस्फोरिक एसिड से तगड़ा है। तो फॉस्फोरिक एसिड से तो ज्यादा प्रबल ऑक्सीकारक है और HNO3 से कमजोर है, तो ये मध्यम ऑक्सीकारक है। ये ऑक्सीकारक सामर्थ्य का एक क्रम भी मैंने यहां पर लिख दिया है। सांद्र H2SO4 ऑक्सीकारक है, ये बात भी आप नोट करके रखेंगे। अब जब भी H2SO4 को कोई इलेक्ट्रॉन देता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो H2SO4 में सल्फर पर +6 है, वो उन इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट कर लेगा और +6 से कम करके और +4 में आके रुक जाएगा। तो H2SO4 जब अपचयित होता है तो SO2 का निर्माण करेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। H2SO4 जब भी ऑक्सीकारक होता है तो इलेक्ट्रॉन लेकर के और SO2 बना देता है। जैसे कॉपर मेटल के पास H2SO4 की रिएक्शन हुई है, किसके पास, कॉपर मेटल के पास। कॉपर के पास सांद्र H2SO4 रिएक्शन केवल लेकिन सांद्र H2SO4 ही करेगा, ये बात आप मत भूलना कभी। सांद्र H2SO4 की कॉपर के साथ हमने रिएक्शन करवाई, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस रिएक्शन है ये। तो कॉपर क्या करेंगे, इस सांद्र H2SO4 ऑक्सीकारक है, ऑक्सीकारक है तो कॉपर के इलेक्ट्रॉन्स को निकालेगा और निकाल करके मिलेंगे किसको, सल्फर को। इससे कॉपर +2 में चला जाएगा और सल्फर SO2 बना लेगा। तो H2SO4 तो किस में कन्वर्ट हुआ, H2SO4 तो SO2 में कन्वर्ट हो गया। और कॉपर किस में कन्वर्ट हुआ, कॉपर पर +2 आ गया, +2 है तो सल्फेट रिनाइन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये बना लेगा CuSO4 + SO2 और साथ में H2O तो बनना ही है। तो कौन सी गैस बनी, SO2 गैस बनी। SO2 गैस बनाने का तरीका है, कॉपर जो है उसको सांद्र H2SO4 में डाल दीजिए, कॉपर की छिलन जो है, कॉपर के जो टुकड़े हैं उनको सांद्र H2SO4 में डाल दीजिए, ये रिएक्शन होगी और SO2 गैस बन जाएगी। SO2 इसकी अपचयन से बनेगी, कॉपर सल्फेट इसके ऑक्सीकरण से बनेगा। या फिर आप सल्फर ही ले लीजिए, सल्फर की रिएक्शन अगर सांद्र H2SO4 से करवा देंगे तो सांद्र H2SO4 सल्फर का ही ऑक्सीकरण कर देगा, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर का ऑक्सीकरण करेगा और एक इलेक्ट्रॉन को निकाल करके या इलेक्ट्रॉन्स को इसमें से निकाल कर इसमें डाल देगा। खुद किस में बदल जाएगा, खुद बदल जाएगा SO2 में। और सल्फर के इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो सल्फर के निकलेंगे और सल्फर में ही जाएंगे,
तो ये भी SO2 में बदल जाएगा और इसके इलेक्ट्रॉन निकलने से ये भी SO2 में बदल जाएगा, तो बनेगा SO2 और H2 ही। सल्फर और H2SO4 की रिएक्शन से SO2 और H2O का निर्माण होने वाला है। इसके अब चेन से भी SO2 बनता है और इसके ऑक्सीकरण से भी क्या बनता है, केवल SO2 ही बनता है। और ऐसे ही कार्बन का भी जब आप ऑक्सीकरण करवाओगे, कार्बन और उसकी रिएक्शन हम सांद्र H2SO4 से करवा दें तो कार्बन भी ऑक्सीकृत हो जाएगा। सल्फर तो कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को निकालेगा, सल्फर के पास जाएंगे तो सल्फर किस में कन्वर्ट होगा, SO2 में, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो कार्बन का ऑक्सीकरण होगा और कार्बन अपना ऑक्साइड बना लेगा CO2। तो ये कुछ ऐसी रिएक्शंस आप देख रहे हो जहां ये ऑक्सीकारक का काम कर रहा है। तो H2SO4 4 गुणधर्मों के कारण ऑक्सीकारक का रासायनिक अभिक्रिया करता है। कुछ रिएक्शंस उनकी अम्लीय प्रकृति के कारण होती है, कुछ रिएक्शंस उनकी निर्जलीकरण प्रकृति के कारण होती है, कुछ वहां निम्न वाष्पशीलता के कारण होती है और कुछ रिएक्शंस उसके ऑक्सीकारक गुणधर्म के कारण होती है। ये हमारा सल्फ्यूरिक एसिड भी फिनिश हो गया है। उम्मीद करता हूं कि अब नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके माइंड में नहीं बचेगा। आप अच्छे से इनमें से आने वाले क्वेश्चंस को हैंडल कर पाओगे। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन मैंने आपको यहाँ बताई है, कॉन्सेप्ट के साथ वो चीजें बताई है, तो ये परमानेंट मेमोराइज रहेगा। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं, पी ब्लॉक चाहे 11th एनसीईआरटी हो चाहे 12th एनसीईआरटी हो, और टोटल हमें एनसीईआरटी में से ही कवर करना, उसके बाहर का हमें ज्यादा मैटर नहीं देखना है। ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।